डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियां। आज के कार्यक्रम में भी आप तक ऐसी ही जानकारियां पहुंचेंगी। साथ ही हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का शुभ आरंभ किया। आपको बता दें कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा, जिसका शुभ आरंभ 15 सितंबर को हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि खेती को नई तकनीक से जोड़ा जाए, नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाया जाए और नीतिगत बदलाव किए जाए ताकि कृषि के क्षेत्र को गति दी जा सके। आइए जानते हैं क्या विशेष रहा इसमें। किसानों के हितों की रक्षा और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसमें विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और आगामी रबी सीजन के लिए रणनीतियों पर गहन विचार विमर्श किया। इतना महत्वपूर्ण विषय खेती, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती। देश की आधी आबादी को रोजगार देती है खेती। देश को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है खेती। और इसलिए तय किया कि रबी कॉन्फ्रेंस 1 दिन की नहीं होगी, 2 दिन की होगी। एक दिन सभी राज्यों के अधिकारी मित्र आएंगे, विषय तय होंगे, उन पर गहन विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। और दूसरे दिन उन विषयों का प्रस्तुतिकरण होगा और फिर कृषि मंत्री राज्यों के अपनी बात कहेंगे और हम रबी की फसल की कार्य योजना बनाएंगे। यह सही अर्थों में देश की खेती पर गंभीरता से चिंतन है। आपकी गंभीरता के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। देश को भोजन, फल, सब्जी, खाद्यान्न देने की जिम्मेदारी जिन पर है। और टीम एग्रीकल्चर केवल केंद्र की नहीं हो सकती भाई। एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, ये मेरे लिए मंत्र है। और राज्य उस टीम के बराबर के भागीदार हैं, बराबर के सदस्य हैं। मूल रूप से काम तो राज्य में ही होना है ना। इसलिए मित्रों, सब तरह के मतभेद भूल के हम केवल एक ही संकल्प करें। देश में खाद्यान्न हो, फल, सब्जी, दलहन, तिलहन, कमी नहीं रहने देंगे। हम अपने देश के लिए तो पैदा करेंगे ही, कल हिंदुस्तान, भारत, इंडिया दुनिया का फूड बास्केट बन के दिखाएगा। और पिछले वर्षों में काफी काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। 10 साल में उत्पादन 44% बढ़ जाना ये अपने आप में चमत्कार है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, वैसे तो भारत की ग्रोथ ही कमाल कर रही है। जनता आनंद से और दुनिया आश्चर्य से देख रही है। पिछली तिमाही में हमारी ग्रोथ रेट थी 3.8%। ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ थी 7.8% ओवरऑल देश की ग्रोथ।
और उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी 3.7%। 1% भी हो तो लोग पर्याप्त मानते हैं, लेकिन आपने चमत्कार किया। 3.7%। मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, किसानों को प्रणाम करता हूं। विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो खरीफ में काम किया वो अद्भुत हमको संदेश दे के गया है। जमीन पे अगर हम जाते हैं तो किसान ध्यान से सुनता है, और किसान, वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर का जो हमारा एक्सटेंशन का जो अमला है वो एक हो जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदली जा सकती है। और इसलिए मैं सभी राज्य के मेरे अधिकारी मित्रों को कह रहा हूं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर विशेष ध्यान दें, केवीके का पूरा उपयोग करें, और नोडल केवीके को हम बना सकते हैं क्योंकि वहां वैज्ञानिकों की एक टीम है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट का भी हम उपयोग कर सकते हैं। एक तो कोई पॉइंट चाहिए ना जिले में जो लीड करे एक्सटेंशन को, और इसलिए केवीके की भी जरूर सोचिए। एक टीम वहां कैसे बन सकती है मित्रों? एक जिले में एक पॉइंट ऐसा हो गया कि जहां से जानकारी फटाफट किसान को मिल जाए, प्रश्नों का शंकाओं का समाधान हो, सीधा रास्ता बताया जाए, तो क्रांति हो सकती है। इसलिए इस पर भी मुझे लगता है राज्यों को ही ध्यान देने की जरूरत है। फसल बीमा योजना है, वहां फसल बीमा योजना का सही लाभ कैसे मिले। पंजाब में फसल बीमा योजना नहीं है, लेकिन हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, आसाम में भी है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से लेके बाकी चीजें हृदय में संवेदना लिए हमको करनी चाहिए ताकि किसानों की भरपाई हो जाए नुकसान की। मैं खुद भी यहां फसल बीमा योजना पर ध्यान दूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि एक बार ज्यादा नुकसान हुआ किसानों के बीच में भी होके आ जाऊं। लेकिन जमीनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक, फसल बीमा योजना का लाभ, और नंबर 2, वहां अर्ली स्वेइंग हो सकती है। क्या फसल डूब गई, पूरी तरह नष्ट हो गई, हार्टिकल्चर की अलग स्थिति है, लेकिन मैं धान मक्का जैसी फसलों की बात या बाकी फसल जो थी उसकी बात कर रहा हूं, जो पानी में डूब कर पूरी तरह नष्ट हो गई। अगर अर्ली स्वेइंग की जरूरत हो तो बीज की उपलब्धता, कौन सी फसल, उसके बारे में हमको किसानों को गाइड भी करना पड़ेगा या उनकी सुन के उनको साथ देना पड़ेगा। इसकी रणनीति भी बनाइए। आई फसल अगर बर्बाद होती है तो उस किसान के दर्द को आप समझ के देखिए। बीज, खाद, पेस्टिसाइड, क्या क्या डाला उसने, और उसके बाद आने वाली फसल चली गई। मैं पंजाब की धान में बाली भी देख के आया हूं, 1 महीने के बाद तो कटे ही जाती हो, लेकिन अब उसके ऊपर रेत जम गई। अगर फसल बर्बाद होती तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है, उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। इस दर्द को हम महसूस करें मित्रों, और महसूस करके हम कैसे मदद कर सकते हैं अपने अपने राज्यों के किसानों की, उसकी पूरी तन्मयता के साथ हम प्रयास करें। अगला फसल बीमा भी ठीक से हो जाए, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि अगर ये होता है तो काफी हद तक भरपाई हो जाती है। इसलिए रबी की फसल के लिए भी अभियान चले। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 में वर्ष 2025-26 के लिए 362.50 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष 341.55 मिलियन टन का था। कल सवेरे से दोपहर से निरंतर ये चिंतन चल रहा है, और ये समापन नहीं होगा। अब नया प्रारंभ होगा। नया प्रारंभ मिलकर हम करेंगे भारतीय कृषि के लिए और हमारे किसानों के लिए। और एक दिन वो आएगा जब हम दालों में, क्योंकि दलहन का मिशन, तिलहन का मिशन, हमारे नेचुरल फार्मिंग का मिशन, जैविक खेती का मिशन, और 100 जिले
जहाँ उत्पादकता कम है वहाँ भी हमको बराबरी पे उनको लेके आना है। और इसलिए पीएम कृषि धन धान्य योजना भी लॉन्च होने वाली, विकसित कृषि संकल्प अभियान में, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इन सब अभियानों को सफल बनाते हुए अपनी खेतियों को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। दाल में और तेल में भी हम आत्मनिर्भर होंगे, फल और सब्जियों की भी कमी नहीं रहेगी। और केवल देश के लिए नहीं, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाएंगे, ये संकल्प हमारा है। और इसके लिए दिन और रात हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आपका आभारी हूँ। आभार मैं इसलिए व्यक्त नहीं कर रहा कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं भी टीम का सदस्य हूँ, लेकिन मुखिया के नाते जब अच्छा काम होता है तो गर्व मुझे भी होता है। मुझे आप पर भी गर्व है और मुझे आप पर भी फख्र है। ये मिलके एक कृषि, एक टीम, एक राष्ट्र की नया चमत्कार करेगी, ये मेरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। अगर आप एग्री बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाकर यह आसानी से कर सकते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा मिलने से इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सड़ा हुआ गोबर, केचुए और सही नमी की जरूरत होती है। गोबर का बेड बनाकर उसमें केचुए डालें, ऊपर से झूठ या ग्रीन शेड से ढकें और रोज पानी का छिड़काव करें। गुड़, बेसन और छाछ का घोल बनाकर बेड में डालने से केंचुओं की ग्रोथ बढ़ती है और 90 से 100 दिनों में खाद तैयार हो जाती है। गोबर गांव के गौपालकों या डेयरी फार्म से और केचुए किसान विज्ञान केंद्र या ऑनलाइन मंगाकर आसानी से जुटा सकते हैं। यह खाद यूरिया और डीएपी का बेहतरीन विकल्प है और धान, गेहूं सहित सभी फसलों में इस्तेमाल की जाती है। मध्य प्रदेश में 1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की कीमत 800 रुपये तक है, जिससे 100 क्विंटल खाद बेचकर करीब 80,000 रुपये की आमदनी हो सकती है। खर्च घटाकर किसानों को एक बार में 50,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है। सही जानकारी और मेहनत से वर्मी कंपोस्ट एक बेहतरीन और लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम आप किसानों तक जुड़ता है ताकि आप नई तकनीक और नई नई योजनाओं का लाभ ले सकें। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे किसानों से जिन्होंने खेती के क्षेत्र में नवाचार को अपनाया है, नई तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने लिए तो नई राह खोल ही रहे हैं, अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे किसानों की कहानियां हम देश के कोने कोने से चुनकर आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के कृषि स्टार्टअप पर। हमारे देश में बिस्कुट और कुकीज खाने का चलन काफी ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर बिस्कुट मैदा के बने होते हैं। मैदा हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुकीज को पोषक अनाजों से बनाया जाए तो न सिर्फ स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मिनल गणेश महाराष्ट्र राजगुरु नगर में रहती हैं। ये जगह पुणे जिले के अंतर्गत आती है। अपनी छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट में वो मिलेट से कुकीज तैयार कर रही हैं। कोरोना के बाद लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हुए हैं, खासतौर से शहरों में रहने वाले लोग। यही वजह है कि पुणे और आसपास के शहरों में मिनल के उत्पाद ज्यादा बिक रहे हैं।
70% जो अभी हमारे सब लोग हैं तो वो बेकरी आइटम खाते, तो उसमें अगर हमने हेल्थ का अच्छे से मतलब पूरा हेल्थ अगर उस प्रोडक्ट में आ जाए तो सबका सुबह का जो खाना है वो ग्लूटेन फ्री हो जाएगा। तो ये जब हमने सोचा तो सोचने के बाद सडन मतलब ACABC का जो कोर्स है कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव के अंदर, तो उसका मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने 1-2 जन से बातें की कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हेल्दी भी हो और बेकरी से रिलेटेड भी हो। तो फिर मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गई, वहाँ पर एडमिशन लिया, फिर 45 डेज़ का मैंने कोर्स किया एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का। तो उसका जब वो कोर्स चल रहा था तब एक जोशी सर करके हमारा ट्रेनिंग ले रहे थे, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि मिलेट्स क्या है क्या नहीं है। तो ये मैं खुद खोज में थी कि क्या डालना चाहिए मिलेट्स का, किसके प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए ताकि मैदा कम यूज़ हो और हेल्दी बनाया जाए उस प्रोडक्ट्स को। तो उस टाइम जोशी सर से मुझे बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिली कि मिलेट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के मिलेट्स होते। तो उन्होंने बताया है कि 3 टाइप्स के मिलेट्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक न्यूट्रल और एक निगेटिव। पॉजिटिव मिलेट्स का काम क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाए तो वो हमारे बॉडी को बेनिफिट भी देते हैं और हमारे अंदर जो एसिडिटी है या कुछ मतलब तकलीफ़ है हमारे अंदर, कुछ डिसीज़ है तो वो डिसीज़ को भी कम कर देती है, यानी हमारी बॉडी न्यूट्रल की तरफ आ जाती है। तो फिर वो पॉजिटिव मिलेट्स कौन से है, तो वो अभी बाजरा है, इससे नुकसान नहीं होता है, ये सब अच्छे ही है। फिर सर ने बताया कि न्यूट्रल मिलेट है। न्यूट्रल मिलेट में क्या है कि वो हम खा सकते, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कुछ ज़्यादा दे भी नहीं रहे। तो वो मिलेट्स कौन कौन से है, तो सावा है, वरई है और ज्वार है। ज़्यादातर मतलब डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप ज्वार की रोटी खाया करो, आपको डायबिटीज़ है तो उससे होता ये है कि वो न्यूट्रल मिलेट है, तो उससे कुछ तकलीफ़ बॉडी को होती नहीं है। फिर निगेटिव मिलेट है। निगेटिव मिलेट में सिर्फ 2 ही मिलेट जाते हैं, गेहूँ और चावल का, और ये 3 टाइप के मिलेट्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नाचनी के ऊपर मतलब रागी के ऊपर मैं प्रोडक्ट बना दूँ, तो रागी की खारी मैं कैसे बना सकती हूँ। तो मैंने उस टाइप पे खुद ट्राई किया। मैंने 1 साल खुद अपने प्रोडक्ट्स के लिए मैंने ट्राई करते करते एक अभी फाइनल प्रोडक्ट तक मैं पहुँची हूँ। तो कुकीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर सुबह सुबह कोई लड़की हो या छोटा लड़का हो वह बिस्कुट खाता है, तो बिस्कुट किस चीज़ के खाता है, तो मैदे के खाता है। तो क्यों ना वो हेल्दी बिस्किट खाए, वो नाचनी के बिस्किट खाए, वो ज्वार के बिस्किट खाए या वरई के बिस्किट खाए, राजगिरा के बिस्किट खा जाए, तो इससे उसके बॉडी को हेल्थ मिलेगी। अच्छा मतलब उसका हेल्थ भी होगा और बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। तो इसी वजह से मैंने ये मिलेट्स का मतलब ये यूनिट शुरू करने का मैंने सोचा और मैंने वो शुरू भी किया। सब ये यहाँ की जो कुकीज़ की रेसिपी है, रागी की रेसिपी है, ये सब मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण के दौरान मिनल को बेसिक रेसिपी के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि आप चाहे तो अपनी तरफ से इसमें बदलाव कर सकती हैं। इसके बाद इन्होंने खुद की रेसिपी तैयार की। शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। मिनल के पास रेसिपी भी थी और प्रशिक्षण सर्टिफिकेट भी, लेकिन प्रसंस्करण के लिए जरूरी मशीनें नहीं थी। तब उन्होंने बैंक की शरण ली। थोड़ी सी भागदौड़ के बाद उन्हें मुद्रा योजना के तहत लोन मिल गया। रेसिपी फाइनल होने के बाद अब सब खड़ा करना था, तो फिर से फाइनेंस को खड़ा करना था, क्योंकि ये सब मशीन लेने के लिए पैसा तो चाहिए। तो जब हमने ACABC का कोर्स किया था तो सर जी से बात हुई। सर जी से फिर उनका ये पता चला कि बैंक में जाने के बाद हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो बैंक में मैं गई थी, लेकिन पूछ के आई तो बोले ऐसे कौन करता है, मतलब ऐसे लोन आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ तो मतलब कुछ तो चाहिए आपका, तो फिर कहीं जाके आपको लोन मिलेगा। तो फिर सर ने बैंक में से वो प्रपोज़ल बनवा के सारा
मिलेट्स प्रोसेसिंग का। फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो उसमें डाल के सब बनाया और फिर वो बैंक को सबमिट किया। तो इसलिए ये प्रोसेस होने तक, ये मशीन लेने तक पूरा केवीके ने सपोर्ट किया हमको। बैंक में जाने के बाद ये कौन से स्कीम में करना है, तो सर के गाइड से हमने मुद्रा लोन में अप्लाई किया और फिर मुद्रा लोन से मेरा 9 लाख का लोन सैंक्शन हो गया। और फिर तब जाके हमने ये सारी मशीनरी और ये मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खड़ा किया। प्रशिक्षण के दौरान मिनल को 12 तरह के उत्पाद बनाने सिखाए गए। बाद में कुछ रेसिपी खुद मिनल ने भी तैयार की। आज वो बड़े पैमाने पर रागी कुकीज तैयार कर रही हैं। इनके अलावा ओट्स, सिंगाड़ा, वरिया, अमरनाथ और मूंग से तैयार कुकीज भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। मिनल के कारोबार में उनके पति गणेश सांगबोरे भी मदद कर रहे हैं, बल्कि मार्केटिंग का पूरा काम वही देखते हैं। उनका कहना है कि मिलेट्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में इनसे बने उत्पादों का भविष्य काफी उज्जवल है और आने वाले समय में इनकी मांग में और तेजी आएगी। फिलहाल वो हर महीने 6 से 6.5 टन कुकीज बाजार में बेच देते हैं। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जैसे जैसे मिलेट्स की लोकप्रियता बढ़ेगी, इनका कारोबार भी बढ़ता जाएगा। मैं ये जो मार्केटिंग कर रहा हूँ, इससे मुझे अभी ये पता चला है कि फ्यूचर में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाला है। अभी लोग मांग भी रहे हैं, जो हाई फाई सोसाइटी रहते हैं उनको, वो लोग ज़रा हेल्थ कॉन्शियस है, तो उन लोगों का डिमांड बहुत है कि हमको मिलेट्स या मिलेट्स के प्रोडक्ट चाहिए अलग अलग तरीके से। तो उनका डिमांड अभी बढ़ रहा है और फ्यूचर में इसका अच्छा रिजल्ट हमको मिलने वाला है और अच्छा ऑर्डर और अच्छा प्रोडक्शन हमारा भी उससे बढ़ेगा। कोरोना के कारण बहुत से लोगों के कारोबार ठप हुए, लेकिन कुछ लोग अपने बिखरे कारोबार को फिर से खड़ा करने में कामयाब हो पाए। बल्कि कुछ लोग तो पहले से भी बेहतर तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं। मिनल की गिनती भी ऐसे ही लोगों में होती है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत हमारे किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जाते हैं और सरकार की योजना का उन्हें पूरा लाभ मिलता है। इससे न सिर्फ वो पर्यावरण के अनुकूल खेती करते हैं, बल्कि उनकी लागत भी घटती है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला,
विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसानों को उचित लाभ हो रहा होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। क्या आपका बच्चा छोटी गर्दन और छोटे कान वाला है? उसकी आंखें तिरछी और उभरी हुई हैं। हथेली पर एक सीधी रेखा है। देर से बोलना और चलना सीख रहा है। तो आपका बच्चा हो सकता है डाउन सिंड्रोम का शिकार। अगर आप भी डाउन सिंड्रोम की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। डाउन सिंड्रोम, कारण, लक्षण और देखभाल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। मैं यही रहूंगा, आपके पास, आपके साथ। मैं उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहता यार, उसकी ताकत बनना चाहता हूँ। वो जिस मिशन के साथ जुड़ी है उस मिशन में अगर मैं किसी भी तरीके की रुकावट बनता हूँ ना तो मैं उसकी जिंदगी से दूर चले जाना पसंद करूंगा। आई लव यू। तुम्हें बहुत बहुत मिस कर रही थी मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। हम दोनों के करियर बहुत अलग है माँ। वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई है माँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रही है। तो फिर जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो क्या होगा? तब वो ये जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी? जहाँ चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।